वेलकम स्टूडेंट्स, द इंटरव्यू चैप्टर के पार्ट 2 में या यूँ कहें फाइनल पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछले पार्ट में जो इन दो के बीच में कन्वर्सेशन होना है इसके पहले का पार्ट पढ़ा था, जिसमें इंटरव्यू क्या है, इसका इतिहास क्या है, इंटरव्यू से किस प्रकार लोग बचना चाहते हैं और अलग अलग विद्वानों के क्या इसके बारे में थॉट्स हैं, विचार हैं, वो पढ़ा था। अब हम दो व्यक्तियों के बीच में कन्वर्सेशन, बातचीत, जो डायलॉग हो रहा है उससे रिलेटेड हम चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से सुने क्योंकि ये दो लोगों के बीच बातचीत है और इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसका है पार्ट 2। आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको कहते हैं कि मैं एक प्रोफेसर हूं जो केवल रविवारों के दिन नॉवेल्स लिखता है। अब आपको यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर या ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्वेश्चन बनता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अम्बर्टो इको है वो अपने नॉवेल्स कब लिखते हैं, तो याद रखना ओनली ऑन संडेज। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। ये अम्बर्टो इको का एक साक्षात्कार हुआ था, उसका एक एक्सट्रैक्ट यानी उससे एक उद्धरण लिया है, एक अंश लिया है। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। जो द हिंदू अखबार है, न्यूज़पेपर, उसके मुकुंद पद्मनाभन इसके इंटरव्यूअर हैं यानी साक्षात्कार करता हैं। अम्बर्टो इको अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना in Italy had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, the study of science, literary interpretation, and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. यहाँ पर अब ध्यान दें आप कि जो अम्बर्टो इको है वो एक प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी है बोलोना, ये बोलोना यूनिवर्सिटी है इटली में। यहाँ पर ध्यान देना कहाँ प्रोफेसर हैं, तो इटली में बोलोना एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ है। उन्होंने अक्वायर्ड यानी अचीव्ड, प्राप्त कर ली है, फॉर्मिडेबल, अत्यधिक, रेपुटेशन है प्रतिष्ठा, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली एज ए स्कॉलर, स्कॉलर यानी विद्वान, फॉर हिज आइडियाज, उनके विचारों के ऊपर, ऑन सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स का मतलब होता है जो लक्षण शास्त्र है या यूँ कहें अपन स्टडी ऑफ साइंस, जो प्रतीकों, लक्षणों का एक अध्ययन है उसको सेमियोटिक्स बोलते हैं। साइंस जानते हो आप, कोई भी सिंबल साइंस होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, लक्षण, तो लक्षण शास्त्र पर। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, लिटरेरी यानी साहित्यिक, और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, साहित्यिक व्याख्या करते हैं किसी चीज की। एंड यहाँ पर दिया हुआ है मेडिवल एस्थेटिक्स। मेडिवल का मतलब है यहाँ पर मध्ययुगीन, और एस्थेटिक्स का मतलब है सौंदर्य शास्त्र। बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, जो वो कथात्मक, फिक्शन यानी स्टोरी, कथा, कथात्मक लेखन की तरफ बढ़े, इसके पहले उन्होंने मध्ययुगीन सौंदर्य और साहित्यिक व्याख्या और लक्षण शास्त्र या लक्षण विज्ञान के ऊपर अपने विचार प्रकट करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी। इसके बाद में दिया हुआ है इसके साथ में लिटरेरी फिक्शन, जो साहित्यिक कथा है, एकेडमिक टेक्स्ट है, एकेडमिक यानी शिक्षक, शिक्षण से जुड़ा हुआ, शैक्षिक टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब हम जो रचना करते हैं, जो शैक्षिक रचना है, पुस्तकें हैं, एसेज, निबंध हैं, चिल्ड्रंस बुक्स हैं, बच्चों की पुस्तकें, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, जो समाचारों में लेख लिखे जाते हैं। हिज रिटन आउटपुट इज स्टेगरिंगली लार्ज, स्टेगरिंगली यानी कि आश्चर्यजनक रूप से, स्ट्रेंज जो हम बोलते हैं उसको यहाँ पर बोला गया है स्टेगरिंगली, यानी कि अत्यधिक, आश्चर्यजनक रूप से, लार्ज काफ़ी विशाल, एंड वाइड रेंजिंग काफ़ी विस्तृत उन्होंने हासिल की प्रतिष्ठा इन चीज़ों में। इसके बाद में लिखा हुआ है इन 1980 में ही अक्वायर्ड यानी अचीव्ड, प्राप्त की,
द इक्विवेलेंट का मतलब समकक्ष ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। अंडरलाइन कर ले, इसी के ऊपर पूरा इंटरव्यू है, द नेम ऑफ द रोज, और यहाँ पर ईयर दिया हुआ है 1980। भूलना मत, इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना। मैं समझाता हूँ। उन्होंने इक्विवेलेंट का मतलब होता है समकक्ष, बराबर का, ऑफ इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक, सुपरस्टारडम यानी प्रसिद्धि, सुपरस्टार बन गए थे, विद द पब्लिकेशन किसके साथ में, जो प्रकाशित हुआ उनका द नेम ऑफ द रोज, इन्होंने उनको सुपरस्टार बना दिया, विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, जो लगभग 1 करोड़ जिसकी प्रतियां बिकी थी। मुकुंद, द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, अंग्रेजी उपन्यासकार और अकादमिक यानी शिक्षा से जुड़े हुए डेविड लॉज ने एक बार कहा था, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। मैं नहीं समझ पाता हूं एक व्यक्ति ये सब चीजें कैसे कर सकता है जो वो कर देता है, यानी कौन, इको। अम्बर्टो इको, मे बी आई गिव द इंप्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। अम्बर्टो इको कहते हैं कि हो सकता है मैं कई सारी चीज़ें करते हुए नजर आऊँ, इंप्रेशन यानी लोगों को मेरा इंप्रेशन जाए, प्रभाव जाए, लेकिन लास्ट में आई एम कन्विंस्ड, मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाता हूँ कि मैं एक ही चीज़ कर रहा होता हूँ। यानी लोगों को तो लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस समय एक ही कार्य कर रहा होता हूँ। मुकुंद, विच इज, वो कौन सी चीज़ है। अम्बर्टो इको, नाउ डेट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, ये बात बहुत कठिन है एक्सप्लेन करना। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, मेरे कुछ फिलोसॉफिकल यानी दार्शनिक रुचियाँ भी हैं, एंड आई परस्यू यानी प्राप्त करने, पाने की कोशिश करना, देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क, उन्हें मैं मेरे शैक्षिक कार्य के माध्यम से पाने की प्रयास करता हूँ, एंड माई नॉवेल्स, और मेरे उपन्यासों के माध्यम से। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस, यहाँ तक कि मेरी जो पुस्तकें हैं बच्चों के बारे में, वो भी ध्यान रखना किस बारे में लिखी हुई है, उनकी पुस्तकें यहाँ पर अंडरलाइन करना, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के ऊपर, एंड पीस शांति के ऊपर। यू सी, आप पाएंगे द सेम बंच ऑफ इथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, उनमें भी आपको इथिकल यानी नैतिक और फिलोसॉफिकल यानी कि दार्शनिक मेरी इंटरेस्ट रुचियों का आपको बंच यानी गुच्छा नजर आएगा। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और मेरा एक राज भी है, रहस्य भी है, सीक्रेट। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या आप जानते थे, डिड यू नो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ यू एलिमिनेट का मतलब हटा देना, रिमूव कर देना, द एम्प्टी स्पेस यानी जो खाली जगह, रिक्त स्थान है, फ्रॉम द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के अंदर जो रिक्त स्थान है, अगर आप उन्हें हटा दें तो क्या होगा। द एम्प्टी स्पेसेज इन ऑल द एटम्स, जो सब परमाणुओं में जो खाली जगह है बीच में, उनको हटा दे तो क्या होगा। द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, तो मेरी मुट्ठी के बराबर ये ब्रह्मांड हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बनता है, क्या होगा। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेज इन आवर लाइफ, सिमिलरली उसी तरीके से हमारे जीवन में भी कई सारे एम्प्टी स्पेसेज यानी रिक्त स्थान होते हैं, यानी गैप होता है, हमें समय मिलता है। आई कॉल देम इंटरस्टिसेस, इंटरस्टिसेस यानी कि अंतराल, इंटरवल, बीच में समय मिलना, यानी एम्प्टी स्पेस, बीच में रिक्त स्थान मिलना, दरार। यहाँ पर ध्यान देना, इंटरस्टिसेस का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, रिक्त स्थान। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, मान लीजिए आप मेरी जगह पर आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं। यू आर इन एन एलिवेटर, एलिवेटर यानी लिफ्ट, आप एक लिफ्ट में हैं। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जब आप मेरे पास आ रहे हैं लिफ्ट में, यानी लिफ्ट में आप मेरे पास आ रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू, और मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। दिस इज एन इंटरस्टिस,
ये एक गैप है, एक समय मिल रहा है आपका नीचे से मेरे तक आने में, एक इंटरस्टिस यानी अंतराल आ रहा है। एन एम्प्टी स्पेस, हम इनको एम्प्टी स्पेस कहते हैं, खाली जगह बोलते हैं। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस, और मैं उस खाली जगह पर कार्य करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, जब आप लिफ्ट के जरिए पहले फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आते हैं, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल लाफ्स, तब तक मैं एक आर्टिकल लिख चुका होता हूँ, ऐसा कह के वो हंसता है। मुकुंद, नॉट एवरीवन कैन डू डेट ऑफ कोर्स, ऐसा हर कोई तो नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, आपकी जो उपन्यासेतर साहित्य, इसको यूँ समझिए, उपन्यासेतर यानी अकाल्पनिक, यानी कि उपन्यास तो हम काल्पनिक लिखते हैं, अकाल्पनिक जो साहित्य आप लिखते हैं, लेख लिखते हैं, राइटिंग योर स्कॉलरली वर्क, योर स्कॉलरली वर्क यानी आपका विद्वतापूर्ण कार्य, जो विद्वान के जो कार्य होते हैं, हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी, इनके अंदर प्लेफुल का मतलब विनोदशील और पर्सनल यानी व्यक्तिक क्वालिटी है, गुण है, अबाउट इट, इस बारे में। अब ध्यान देना, जो नॉन फिक्शनल राइटिंग करते हैं उनकी विशेषता बताई गई है, एक तो प्लेफुल है और पर्सनल क्वालिटी है, अबाउट इट। इट इज अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, ये एक मार्क्ड यानी स्पष्टतः, क्लियरली, डिपार्चर यानी हटकर, भिन्न, डिफरेंट, फ्रॉम अ रेगुलर नियमित, एकेडमिक अकादमिक स्टाइल जो शैली है उससे बिल्कुल अलग है आपका नॉन फिक्शनल वर्क। विच इज इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, जो इनवेरिएबल यानी निश्चित ही, डीपर्सनलाइज्ड यानी कि निर्वैयक्तिक, डीपर्सनलाइज्ड यानी निर्वैयक्तिक है, जो निश्चित रूप से निर्वैयक्तिक है, एंड ओपन ड्राई और अक्सर ड्राई यानी शुष्क है, एंड बोरिंग यानी उबाऊ है। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच, क्या आपने कॉन्शियसली यानी जानबूझकर अडॉप्ट किया है, अपनाया है, एन इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, अप्रोच यानी मार्ग, और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, या ये आपके अंदर स्वाभाविक रूप से आया है, ये जो मार्ग है या आपने अपनाया है या आपके अंदर स्वाभाविक रूप से आया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अम्बर्टो इको व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिसिस्टेशन का मतलब होता है शोध प्रबंध, डिस्टेशन, यहाँ पर ध्यान देना, डिस्टेशन इसको बोलते हैं, इसका हिंदी अनुवाद है, मीनिंग है डिस्टेशन का शोध प्रबंध। डॉक्टरल, जो डॉक्टर बनने के लिए पीएचडी करते हैं, वो डॉक्टर बनने के लिए एक शोध प्रबंध करते हैं, किसी भी चीज़ पर रिसर्च करते हैं। इन इटली में मैंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, तो प्रोफेसर्स में से एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट। स्कॉलर्स विद्यार्थी, विद्वान विद्यार्थी जो छात्र होते हैं, वो क्या करते हैं, एक निश्चित सब्जेक्ट के ऊपर कुछ सीखते हैं। देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, और फिर वो कई झूठी सारी परिकल्पनाएं कर लेते हैं। फॉल्स झूठी, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पनाएं। देन दे करेक्ट देम, फिर वो उन्हें ठीक करते हैं, गलत होती है उनको। एंड दे एट द एंड, और अंत में आकर दे पुट द कंक्लूजन्स, और फिर बाद में कंक्लूजन्स यानी निष्कर्ष निकालते हैं। यू ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके उलट, इसके विपरीत, आपने टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, आपके रिसर्च की, मैंने अभी बताया था यहाँ पर आपको डिसिस्टेशन का मतलब रिसर्च, आपने जो शोध किया आपने उसकी कहानी बताई। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, यहाँ तक कि आपके ट्रायल्स, प्रयास और आपकी गलतियाँ जो हुई वो भी आपने ईमानदारी से बताई। एट द सेम टाइम, उसी समय, ही रिकग्नाइज्ड, वो पहचान गया, आई वॉज राइट, मैं सही था। एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिसिस्टेशन एज अ बुक विच मीन्ट ही अप्रिशिएटेड इट। उसके बाद में उन्होंने मेरा डिस्टेशन, आप समझ गए डिस्टेशन यानी रिसर्च को, जो मैंने शोध किया
उसको पब्लिश किया एक पुस्तक के रूप में। इसका अर्थ ये हुआ, मेन अभिप्राय ये हुआ, ही अप्रिशिएटेड इट, अप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना। एट दैट पॉइंट, उसी बिंदु पर, एट द एज ऑफ 22 आई अंडरस्टूड, मैं समझा, स्कॉलरली बुक्स यानी जो शैक्षिक पुस्तकें हैं शिक्षा से जुड़ी हुई, शुड बी रिटर्न द वे आई हैड डन, उसी तरीके से लिखी जानी चाहिए जैसे मैंने लिखी। उन्होंने कैसे लिखी? शोध करते हुए, गलतियां जो भी हुई उनको भी बताते हुए, यानी कि ईमानदारी से हर चीज़ में एक सही गलत का यहाँ पर मान लीजिए संतुलन बनाते हुए। बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, रिसर्च की कहानी बताते हुए, ध्यान रखना। दिस इज वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट, इसीलिए मेरे निबंधों में हमेशा नैरेटिव यानी कि वर्णनात्मक आपको एस्पेक्ट यानी पहलू मिलेगा, कथात्मक पहलू मिलेगा, यानी मैं काफी नरेट करके उस चीज को बताता हूं। एंड दिस इज वाई, और इसीलिए प्रोबेबली संभवतया आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स, मैंने कथात्मक लेखन को, नॉवेल्स उपन्यासों को शुरू किया, सो लेट, इतना अधिक लेट देरी से, और याद रखना एट द एज ऑफ 50, 50 साल की उम्र में, मोर और लेस, कम ज़्यादा करके। तो यहाँ पर आप ध्यान देना 22 की उम्र में तो उन्होंने समझा था कि किस प्रकार से इनको लिखा जाना चाहिए, और नॉवेल्स लिखना शुरू किया था 50 की उम्र में। आई रिमेंबर डेट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थेस वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड डेट ही वॉज एन एसेइस्ट एंड नॉट अ नॉवलिस्ट। मुझे पता है, मुझे ध्यान आता है, मेरा प्रिय मित्र था रोलैंड बार्थेस, वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता था, यानी कुंठित रहता था, क्योंकि वो एक निबंधकार था, एक उपन्यासकार नहीं था। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग, वो रचनात्मक लेखन लिखना चाहता था। वन डे, एक दिन, किसी दिन, और अनादर, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उसका देहांत हो गया। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेकिन इस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर नहीं आया, कुंठा भाव मेरे पास नहीं आया। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट, मैंने उपन्यास अचानक लिखना शुरू किया, बाय एक्सीडेंट यानी अचानक। आई हैड नथिंग टू डू, मुझे कोई लेना देना नहीं था, वन डे एंड आई स्टार्टेड, अचानक मैंने लिखना शुरू कर दिया। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, उपन्यासों ने कहानी लेखन का जो मेरा टेस्ट था, इंटरेस्ट था, उसको सेटिस्फाई किया, संतुष्ट किया। मुकुंद, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग spectacularly famous after the publication of the name of the rose. टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, नॉवेल्स के बारे में बात करें, उपन्यासों के बारे में, तो आपका जो फेमस यानी कि प्रसिद्ध, एकेडमिक यानी शिक्षा शास्त्री का जो आप हो, वेंट ऑन टू बिकमिंग, और आप बने स्पेक्टेकुलर यानी शानदार तरीके से, आपका जो फेमस हुआ, क्या हुआ, एक पब्लिकेशन जो उन्होंने प्रकाशित किया, ध्यान रखना, द नेम ऑफ द रोज, ये शानदार उपलब्धि हासिल हुई, इसको उनका ही रचना थी ये। यू हैव रिटन 5 नॉवेल्स, आपने 5 नॉवेल्स लिखे हैं, अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन के भी आपने और कई सारे लिखे हैं, लेकिन 5 आपने नॉवेल्स लिखे हैं। एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, कम से कम 20, अम्बर्टो एको ओवर 40, 40 मैंने नॉन फिक्शन लिखे हैं। अब यहाँ पर नॉन फिक्शन का मतलब होता है उपन्यासेतर, उपन्यासेतर यानी कि अकाल्पनिक, अकाल्पनिक किसे कहेंगे, जो काल्पनिक नहीं है। मुकुंद, ओवर 40 अमंग देम अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स, 40 है, इनमें से एक सेमिनल यानी प्रभावशाली पीस ऑफ वर्क है, मेरी कृति का पीस है ऑन सेमियोटिक्स, सेमियोटिक्स का मतलब लक्षण शास्त्र, लक्षण विज्ञान, जो अभी हम स्टडी ऑफ साइंस, SIGNS प्रतीक। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो एको एंड दे विल से, लेकिन अधिकतर लोगों से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे, ओ ही इज द नॉवेलिस्ट, वो तो एक उपन्यासकार है। डज दैट बोदर यू, क्या आपको इससे परेशानी होती है, क्योंकि आपने नॉन फिक्शन खूब लिखा, लेकिन आपकी पहचान नॉवेलिस्ट के रूप में है, अम्बर्टो एको। यस, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ
यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि मैं रविवारों को उपन्यास लिखता हूँ, मैं अपने आप को एक प्रोफेसर मानता हूँ। इट्स नॉट अ जोक, ये मजाक भी नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज, मैं शैक्षिक सम्मेलनों में पार्टिसिपेट करता हूँ, हिस्सा लेता हूँ। एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स, और पेन क्लब्स और राइटर्स की मीटिंग्स में मैं जाता नहीं हूँ। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी, मैं तो अपने आप को शैक्षिक समुदाय से ही आइडेंटिफाई करता हूँ, पहचान मानता हूँ स्वयं को। बट ओके, फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। इफ दे, अगर वो हैव रेड ओनली द नॉवेल्स, अगर उन्होंने मेरे केवल उपन्यास पढ़े हैं, लाफ्स एंड श्रग्स, हंसता है और अपने कंधों को थोड़ा उचकाता है। आई नो डेट बाय राइटिंग नॉवेल्स, मैं जानता हूँ नॉवेल्स लिखने से आई रीच अ लार्ज ऑडियंस, मैं एक बहुत बड़े श्रोतागण के पास मेरी पहुँच बन गई। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट, ऑडियंस जानते हो जो उसके पाठक हैं, यहाँ पर अर्थ निकला है पाठकों तक। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद स्टफ ऑफ सेमियोटिक्स, मैं सेमियोटिक्स पर यानी लक्षण शास्त्र पर, स्टफ का मतलब कचरे के जरिए मैं लाखों लोगों तक, 10 लाख लोगों तक नहीं पहुंच सकता हूं। मुकुंद, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस नॉवल, ये एक बहुत गंभीर नॉवेल है, उपन्यास है। इट्स अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल, बट इट ऑल्सो, यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स। अब यहाँ पर ध्यान देना, सारा ओपन हो रहा है किसके बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स आ गया। अब द नेम ऑफ द रोज एक सीरियस नॉवेल है, इसका बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये डिटेक्टिव यार्न, डिटेक्टिव यानी जासूसी, और यार्न का मतलब है लॉन्ग स्टोरी, लंबी कहानी है। एट वन लेवल, एक स्तर पर तो, बट इट ऑल्सो डेल्व्स यानी गहराई में जाती है, गहराई में जाती है, डेल्व्स गहराई में जाती है। इनटू मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा की गहराई में जाती है। थियोलॉजी, ईश्वर मीमांसा की में। एंड मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल यानी मध्ययुगीन, पहले बताया था मेडिवल, मध्ययुगीन हिस्ट्री यानी मध्ययुगीन इतिहास भी इसमें वर्णित किया गया है। 3 चीजें आपके आगे ध्यान रखना। पहली आई है एक डिटेक्टिव यार्न है, यानी कि जासूसी लंबी कहानी है, ये मेटाफिजिक्स में भी काफ़ी डीपली स्टडी करती है। और मेडिवल का मतलब है मध्ययुगीन इतिहास भी इस बारे में बताया गया है इसमें। ये इट एंजॉयड अ ह्यूज मॉस ऑडियंस, फिर भी बहुत बड़ी मॉस यानी बहुत बड़ी संख्या में, वेरी लार्ज क्वांटिटी में ऑडियंस यानी पाठक इसे प्राप्त हुए। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, क्या आप इन चीज़ों से पजल्ड हुए थे? पजल्ड का मतलब यहाँ पर है आप यहाँ पर परेशान हुए थे इतनी ज़्यादा, इस वजह से। अब यहाँ पर देखिए अम्बर्टो इको, नो जर्नलिस्ट आर पजल्ड, जो पत्रकार थे वो इस बात को लेकर पजल्ड हुए थे, परेशान हुए थे। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभी प्रकाशक भी। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव डेट पीपल लाइक ट्रेस एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वो मानते थे कि जो लोग हैं वो ट्रेश यानी कूड़ा पसंद करते हैं, और जो रीडिंग एक्सपीरियंसेज हैं, अनुभव कोई अगर शेयर करता है उसको पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा वो मानते थे। कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लानेट, ये मानिए कि इस प्लानेट के ऊपर, इस ग्रह के ऊपर, पृथ्वी को 6 अरब लोग हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज, और द नेम ऑफ द रोज मेरा जो उपन्यासकार था वो 10 से 15 मिलियन कॉपीज में बिका, यानी 1.5 करोड़ के आसपास। सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स, इस तरीके से तो मैं पाठकों की बहुत ही छोटी परसेंटेज पर पहुंचा, क्योंकि 6 अरब है और ये एक 10 से 15 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो 1.5 यहाँ पर करोड़ लोगों तक पहुंचा। बट इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंसेस, लेकिन अगर मैं आपको सटीक तौर पर बताऊं तो ये वो लोग हैं जिन्हें आसान अनुभव पसंद नहीं हैं, वो नहीं चाहते हैं।
और एट लीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और कम से कम हमेशा इसे नहीं चाहते हैं कि इजी रीडिंग मिले। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर, रात का भोजन लेने के बाद रात 9 बजे वॉच टेलीविजन में टीवी देखता हूँ एंड वॉन्ट टू सी आइदर मियामी वॉइस और इमरजेंसी रूम, उसमें भी मैं मियामी वॉइस या इमरजेंसी रूम देखना चाहता हूँ। आई एन्जॉयड इट, मुझे अच्छे लगते हैं, एंड आई नीड इट, और मुझे इसकी आवश्यकता भी है, बट नॉट ऑल डे, लेकिन मैं पूरे दिन इन्हें भी नहीं देख सकता हूँ। मुकुंद, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डील्ड विद द पीरियड ऑफ मिडिवल हिस्ट्री डेट, क्या इसकी बड़ी सफलता का राज ये तो नहीं है कि इसमें जो मेडिवल आपके मध्ययुगीन इतिहास है उससे संबंधित इसमें जानकारी दी गई है। अम्बर्टो एको, दैट्स पॉसिबल, संभव है, बट लेट मी टेल यू, लेकिन मुझे आपको बताने दो अनदर स्टोरी, दूसरी कहानी। बिकॉज आई ओपन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइज मैन, क्योंकि मैं किसी चाइना के बुद्धिजीवी आदमी की तरह कहानियाँ बताता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड वाइल शी लव्ड माई बुक, मेरी अमेरिकन पब्लिशर ने मुझसे कहा था जब उसको मेरी पुस्तक पसंद आई थी, शी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन अ कंट्री वेयर नोबडी हैज़ बीन अ कैथेड्रल और स्टडीज लैटिन। तो उसने मुझे कहा था कि मैं 3000 कॉपी जिसकी बिक सकती है इन अ कंट्री, से देश में जहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति ने चर्च नहीं देखा है या लैटिन की स्टडी नहीं की है। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस ऑफ 3000 कॉपीज, इसलिए उन्होंने मुझे मात्र 3000 कॉपीज का ही एडवांस दिया था, ध्यान रखना 3000 का। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 मिलियन इन द US, लेकिन अमेरिका में ही इसकी 2 से 3 मिलियन कॉपीज बिक गई, यानी 30 लाख कॉपीज बिक गई। A lot of books have been written about the medieval past for before mine, जो मध्यकालीन इतिहास है उसके बारे में मेरे पहले भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज अ मिस्ट्री, मेरे अनुसार, ध्यान रखना वो क्या सोचते हैं उस पुस्तक के बारे में, वो तो उन्होंने कहा था कि किन किन चीज़ों की वजह से वो नोवेल बिका, लेकिन अम्बर्टो एको स्वयं क्या सोचते हैं, वो तो कहते हैं कि मुझे तो एक मिस्ट्री लगता है, रहस्य लगता है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट, इस बारे में कोई भी प्रेडिक्ट यानी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर और 10 years लेटर, मैं मानता हूँ कि अगर मैंने द नेम ऑफ द रोज 10 साल पहले या 10 साल बाद में लिखा होता, इट वुडंट हैव बीन द सेम, तो ये हो सकता है ये सारी चीज़ें ऐसी घटित नहीं होती, जितनी सफलता इसे मिली हो सकता है इससे ज़्यादा मिलती, कम मिलती। वाई इट वर्कड एट द टाइम इज अ मिस्ट्री, इसने इस समय जो प्रदर्शन किया ये मेरे लिए एक रहस्य है। अब ये चैप्टर तो कंप्लीट हुआ, इसके सभी तरीके के क्वेश्चंस हम उन शानदार तरीके से जो हम पढ़ते आए हैं लॉन्ग आंसर के साथ शॉर्ट आंसर वाले आंसर्स भी हम उसी में से याद करते हैं, उस ट्रिक के साथ इसकी क्वेश्चन आंसर्स भी सोल्व करेंगे अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।